नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में आपदा की स्थिति का लिया जायजा। मुख्यमंत्री धामी की तारीफ। यमकेश्वर के बिजनी गांव में स्टोन क्रशर लगाने का विरोध, ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। भूस्खलन से मलारी रोड कई जगह बंद, खुलने में लग सकते हैं कई दिन। नैनीताल मुख्य विकास अधिकारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बागेश्वर के ग्लेशियरों में कई देशी विदेशी पर्यटक हाथाहाथ और गुमशुदा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। उनके साथ राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद थे। इसके बाद राज्य अतिथि गृह जोली ग्रांट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में आपदा की स्थिति और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देवभूमि की हर संभव सहायता करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड के साथ है और उत्तराखंड में आपदा राहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। राहत और बचाव कार्य को और तेज गति से अंजाम दिया जा रहा है। जल्दी उत्तराखंड में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। और भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इसका हवाई निरीक्षण किया। लगभग 2 घंटे के निरीक्षण में ढेर सारी चीजें देखने को मिली जो यहाँ पर तबाही हुई है, उनकी बोलती तस्वीर देखने को मिली। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठना हुआ। पूरी समीक्षा भी की गई। एक बात ये सुनिश्चित निकल कर आई कि भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। माली नुकसान पानी की गति और पानी के बहाव पर निर्भर करता है, परंतु जान हानि उसके प्रकोप के कंपैरेटिवली कम हुई। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी। वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। जितने भी मोबाइल यूजर थे उनको भी अलर्ट मोबाइल पर समय पर भेज दिया गया था, जिसके कारण अकारण आवाजाही कोई न करे। 4 धाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है कि अब तक 4 धाम के यात्रियों में से किसी हताहत होने की समाचार नहीं आया है। यात्रा अब शुरू भी कर दी गई है। एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, स्टेट रिस्पांस टीमें, फायर ब्रिगेड, ये सब बारिश आने से पहले ही अलर्ट होने के कारण मौके पर थे। हेलीकॉप्टर भी बारिश आने के पहले ही अलर्ट कर दिए गए थे, यहाँ उपलब्ध भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय पर सेना और एनडीआरएफ के मोबिलाइजेशन में सूचनाएं हम सबको दी थी। शहीद नरेंद्र सिंह की पत्नी धन्ना डांगी शहीद स्मारक बैरीनाग में प्रशासन के द्वारा बैरीनाग में भवन निर्माण नहीं करने देने के विरोध में
धरने में बैठ गई है। शहीद की पत्नी धन्ना डांगी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक और सरकार शहीदों की सम्मान यात्रा निकाल रही है और दूसरी ओर मेरा बैरीनाग मेरा भवन निर्माण करने से रोक रही है, उनके शहीद पति का अपमान कर रही है। उन्होंने 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने विरोध दर्ज करने की बात कही और कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो धरना जारी रखेंगी। शहीद नरेंद्र डांगी की पत्नी हूँ और मेरा काम रोक रखा है और सभी लेंटर डाल रहे हैं, मेरे को परेशान कर रखा है। मैंने 4 बार एसडीएम कोर्ट चली गई है और मेरा कोई नहीं सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, ना एसडीएम सुन रहा है, ना तहसीलदार। और उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे परेशान मत करो, मुझे डालने दो, खाली मैं विधवा की औरत हूँ। और उन्होंने मेरी नहीं सुनी और तहसीलदार से भी मिली, एसडीएम साहब से मिली और तहसीलदार ने मुझे कहा मुझे मैं क्या करूँ, यहाँ से तो न्याय मिलेगा मुझे। चारधाम यात्रा पर ई पास की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं केदारनाथ धाम में प्रतिदिन बाबा के भक्तों में इजाफा होने लगा। चारधाम यात्रियों को रहने की इस वर्ष पूर्ण व्यवस्था न होने से भीड़ बढ़ने के कारण प्रशासन की अव्यवस्था नजर आने लगी, जिस कारण यात्रियों को रात गुजारने में असुविधा नजर आती दिखी। केदार घाटी में कुछ यात्रियों द्वारा खाने के महंगे रेट भी होना बताया, लेकिन साथ ही अन्य यात्रियों के द्वारा सब कुछ सामान्य होना भी बताया। केदार घाटी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम गोस्वामी ने बताया कि केदार घाटी में होटल लॉन्च स्वामियों के रेट तय हैं। अभी तक अनावश्यक रेट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अगर किसी यात्री के साथ ऐसा कुछ घटित होता है तो यात्री को उस जगह शिकायत करनी चाहिए। यहाँ पर कई यात्रियों के द्वारा बताया गया कि केदारनाथ में और अन्य पड़ावों में मनमाने रेट यात्रियों से लिए गए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो यात्री कौन थे जिन्होंने यहाँ पर रेट अत्यधिक होना बताया है परंतु तथ्य नहीं दिखाए हैं। आप दिल्ली में जाकर बोलते हो कि केदारनाथ में रेट अत्यधिक लिए हैं, आखिर आप बताइए कि वो रेट कहाँ पर लिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने तथ्य क्यों नहीं दिखाए हैं। केदारनाथ में अगर आप 9 बेड के कमरा 9,000 में लेते हो तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस स्थान पर यहाँ नीचे रोड से 18 किलोमीटर ऊपर मकान बनाना उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। और नीचे अगर बिस्लरी की बोतल आपको रास्ते में महंगी मिलती है, वो बिस्लरी की बोतल नीचे गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ घोड़े खच्चरों में पहुँचाई जाती है। क्या उसका किराया वो बंदा नहीं मांगेगा? आप हर चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहते हो और केदार घाटी को बदनाम करना चाहते हो। मेरा निवेदन है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो तथ्यों के आधार पर अपनी शिकायत लोकल पुलिस वालों से दर्ज करा सकता है, लोकल जो सहायतार्थ केंद्र होते हैं उनमें दर्ज करा सकता है। हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर बहुत अच्छे टूरिस्ट आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी केदार घाटी को बदनाम न किया जाए। जय श्री केदार। यहाँ पर जो भी बातें बाहर से आए टूरिस्ट एक संदेश लेके जाते हैं कि होटल व्यवसायी हम लोगों के हमें लूटते हैं। मैं एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रत्येक होटलों पे प्रत्येक लॉजों पे रेट चस्पा किए हुए हैं और अगर जो उनको लूटते भी हैं तो यहाँ पे पुलिस चौकी है, रिपोर्टिंग चौकी है, रिपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ऐसा गलत संदेश मेरी समझ पे जाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जितने भी बाहर से आए श्रद्धालु हम सबका यहाँ पे स्वागत करते हैं, हम सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस तरह का जो सोशल मीडिया पे जो गलत रिपोर्टिंग हो रही है ये सरासर गलत है। जय श्री केदार। यहाँ हम सतर्क से आए हुए हैं, जब से पानी गिरना चालू हुआ है। हम तो एक ही दिन कहीं बस प्रोग्राम लेके आए, पर हमारे राजकुमार तिवारी महाराज जी की कृपा है जो कि हमारे पूरा मतलब एक घर टाइप के सेवा रखी। पानी हमेशा पानी चाहिए, निःशुल्क सेवा किए हैं। हाँ, पानी गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी, चाय, बच्चे लोग के लिए जैसे मैगी, सभी लोग पूरा व्यवस्था किए हैं। बागेश्वर जिले में लगातार 3 दिन हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई है। नेटवर्क और सड़क मार्ग ध्वस्त होने के कारण अब धीरे धीरे घटनाएं सामने आ रही हैं। बागेश्वर के पिंडारी, सुंदरडूगा और कफनी ग्लेशियर में अतिवृष्टि के कारण काफी भारी नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील कपकोट दुवाली अंतर्गत 42 लोगों को पिंडर नदी से रेस्क्यू करते हुए खरकिया लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त लोग सुरक्षित हैं, जिन्हें खरकिया से लाने के लिए वाहन भेजे गए। वहीं जिलाधिकारी विनीत कुमार ने भी कपकोट तहसील में डेरा डाला है। आपदा विभाग, पुलिस विभाग और वन विभाग के कार्मिकों की 2 टीमें 20 अक्टूबर को ही रवाना की गई थी और देहरादून से एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए लगाई गई है। कल शाम को करीब 7:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि
कुछ लोग द्वाली में और कुछ लोग कफनी ग्लेशियर की तरफ फंसे होने की सूचना थी, जिस संबंध में हम लोगों ने तत्काल ही अपनी जो तहसील की IRS टीम थी उसको रवाना कर दिया गया था। और दूसरा फिर सुबह ही हम लोग यहाँ से जिलाधिकारी महोदय और पूरी टीम जो हमारी होती है IRS की ज़िले की टीम वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। और इसमें हम हेलीकॉप्टर और उसकी सहायता के लिए भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जल्दी लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। ये सूचना जैसे जो वहाँ से लोग आए उन लोगों ने ये सूचना भी बताई है, लेकिन अब जब तक हम वहाँ पे हमारा आदमी वहाँ पहुँच जाएगा तब हम पूरी जानकारी आप लोगों को दे पाएंगे। मेनली यही है कि किसी तरह से भी जो हमारे द्वाली में हैं या जो भी पर्यटक वहाँ पे फंसे हुए, हमारा मेनली द्वाली में फंसने का कारण है जो हमारे अस्थायी पुल थे वो पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन पुलों को शीघ्र ही हम उसको रेस्टोर करके इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पोखरी जिसे नागवंशियों की राजधानी कहा जाता है, जो कि पुष्कर पर्वत पर बसा हुआ है। यहाँ नागनाथ के पौराणिक मंदिर में मंदिर के पुजारी राजेंद्र नाथ के द्वारा विष्णु पुराण यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यास अनूप तिमोठी ने भगवान की अद्भुत लीला और नागनाथ के बारे में पूरे भक्तों को बताया है। आपको बताते चले कि जनपद चमोली में बद्रीनाथ के बाद भगवान विष्णु का एकमात्र पौराणिक मंदिर नागनाथ में है, जहाँ प्राचीन समय में पूरे जनपद चमोली के लोग इस स्थान पर इकट्ठा होकर भगवान नाग देवता की पूजा करते थे और भव्य मेला इस स्थान पर होता था। और स्थानीय लोग बताते हैं यहाँ पर एक जलधारा है जिसका पानी पीने से पेट के सारे रोग दूर हो जाते हैं। और भूगर्भ के वैज्ञानिकों ने अपने सर्वे के दौरान शेषनाग को इस मंदिर के नीचे वास करना बताया था। और जब जब यहाँ पर विष्णु पुराण होता है तब यहाँ आज भी नाग भगवान दूध पीने आते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तः पुनः पुनः। भगवान नारायण के चरणों में कोटि वंदन। यथा आप सभी लोग इस पुण्य स्थान पर आए हैं, विगत कई वर्षों से यहाँ पर जितने भी महात्मा आए हैं सब ने अपने अपने कार्यकाल में यहाँ पर इन पुराणों का यहाँ पर आयोजन किया है। ये जो देवस्थान यहाँ पर है नागनाथ स्वामी जिनको कहा गया है, इसी यहीं पर इसको पुष्कर पर्वत के नाम से भी इनको यहाँ पर जाना जाता है। पूर्व काल में कई संतों ने कई ऋषियों ने पुण्य स्थान पर आकर के तप करके पुण्य अर्जन भी किया है। यहीं पर भगवान शंकर का भी मंदिर है, नीचे भगवान नारायण का मंदिर है। कहते कि नीचे जो यहाँ पौराणिक कथा है केदार खंड के, उसमें स्पष्ट किया गया है कि नीचे एक गदरा है, कवरी गदरा जिसको कहा जाता है, इसको कावेरी नदी के नाम से इसको यहाँ जगत में विख्यात है स्कंद पुराण में। और आगे इधर एक देवस्थान नाम का एक गांव है, उसको पुराण में देवी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इधर बगल में जलेश्वर महादेव है, उनका भी वर्णन केदार खंड में आया हुआ है। चल रहा है जी, 17 तारीख से चालू हुआ है जी, और 28 तारीख तक चलेगा ये जी। तो सबसे मेरी विनती यही है हाथ जोड़ के कि सब आने की कृपा करें। इस बारे में बहुत मन कामना होती है, और यानी कि ये उत्तराखंड है, सभी देवताओं का बात है, तो यानी कि इसकी सुनाई पहुंच जानी चाहिए। पुराना नागनाथ स्वामी का मंदिर है, यहाँ पर पहले मेला भी चलता है। भादों के महीने यहाँ पर जन्माष्टमी का मेला चलता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर महात्मा जी के द्वारा शिव पुराण किया जा रहा है, और इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे विष्णु पुराण किया था। और सब लोगों की मनोकामना पूर्ण हो यहाँ पर आकर के। और यहाँ मंदिर ही ऐसा है, यहाँ पर धारा भी है, एक नाग धारा, जिसका पानी पीने से भी लोगों के पेट का सारा दर्द जो होता है दूर हो जाता है। यह नागनाथ स्वामी मंदिर सर्वप्रथम जो नागों की तपस्वी माना जाता है। यहाँ की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे कहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे कि यहाँ पे नागधारा नागनाथ स्वामी, नाग से नागधारा गया और वहाँ से नागनाथ स्वामी में हमारे नागों ने प्रवेश किया। यह नागों का एक नागनाथ, नाव का एक नाथ इसको नाचने वाला, इसको नागनाथ कहा गया है। इसके पूर्व में राजराजेश्वरी का एक विशाल मंदिर है जो इसी के अंतर्गत आता है। और यह नागनाथ स्वामी मंदिर हमारे नगर पंचायत ग्राम पंचायत देवर के मध्य में स्थित है।
जोशीमठ विकास खंड की नीति घाटी, जो कि भारत तिब्बत सीमा पर स्थित अंतिम घाटी है, के 1 दर्जन से अधिक गांवों की आवाजाही सलधार नामक स्थान में सड़क के टूटने से बाधित हो गई है। बता दें कि 17, 18 और 19 अक्टूबर को हुई मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों की अधिकांश सड़कें कमजोर हो गई हैं और अब धीरे धीरे दरकने लगी हैं। ऐसा ही एक मंजर सामने देखने को आया है जोशीमठ के सलधार में, जहां पर बॉर्डर हाईवे 40 मीटर के आसपास पूरी तरह से टूट गया है। यहां पर अब पैदल आवाजाही के लिए भी मार्ग नहीं बचा है। लोग जान जोखिम में डालकर टूटे हुए सड़क के स्थान से आवाजाही कर रहे हैं। लगातार 17, 18, 19 तारीख को जो भारी वर्षा हुई उसके कारण काफ़ी क्षति पहुंची हुई और इसमें सीमांत पूरा नेटवर्क सिस्टम बंद हो चुका है, जिसमें कि दूरसंचार और बिजली जैसे समस्या रोड से वंचित हो गए। सभी लोग स्टॉप हो चुका है और काफ़ी समस्याएं हैं, जो सरदार के पास से लेकर तमाम हर 1 किलोमीटर में रोड ध्वस्त हुआ है। और शासन प्रशासन हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए। आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र, जो ग्रीष्मकालीन जो ऋतु प्रवास के लोग हैं, वो फंसे पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई कि वहाँ की स्थिति कैसी। रानी पोखरी के घमंडपुर गांव में प्रॉपर्टी डीलर काफी सक्रिय हैं और बगीचों को काटकर कंक्रीट की इमारतों का बेखौफ निर्माण कर रहे हैं। घमंडपुर में ऐसा ही 50 बीघा के करीब भूमि है, जिस पर फलदार पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर बिना मानकों का पालन किए हरे भरे पेड़ों को काटकर प्लांटिंग कर रहे हैं। वहीं मसूरी विकास प्राधिकरण और रेरा भी इन प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। नमस्ते, पहाड़ टीवी से मैं विनीता मौजूद हूँ इस समय रानी पोखरी के घमंडपुर में। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा का पूरा बगीचा है, ये आम का बगीचा है हमारे दोनों तरफ। और उत्तराखंड का जब गठन किया गया था तो उत्तराखंड जो है पूरा का पूरा 70% से ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि वनों की जो संख्या है वो उत्तराखंड में काफ़ी थी, यानी कि हरा भरा था। लेकिन अगर उत्तराखंड बनने की बात की जाए, आज की बात की जाए, तो उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से जो जंगल है उसको साफ किया गया है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो कंक्रीट का जंगल है हरे भरे पेड़ों की जगह, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और ये आज हम रानी पोखरी के ये जो घमंडपुर क्षेत्र है वहाँ पर ये खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी यही किया जा रहा है। ये बगीचा है आम का पूरा दोनों तरफ हमारे, और यहाँ पर भी प्लॉटिंग कर दी गई है जो मानकों के विपरीत है। रेरा में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और पूरी तरह से ये अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। पूरी तरह से जो ये हरा भरा बगीचा है इसको समाप्त किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि कौन वो लोग हैं जो उत्तराखंड के इस हरे भरे वातावरण को, माहौल को खराब कर रहे हैं और इस तरह से बगीचों को, पेड़ों को काट करके यहाँ पे कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं। रानी पोखरी घमंडपुर से विनीता। स्वास्थ्य व्यवस्था के खस्ताहाल की खबरें आए दिन सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं। सरकार आए दिन पहाड़ की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की बात करती रहती है। विगत दिनों में पर्यटन मंत्री और चौबट्टा खाल विधानसभा विधायक सतपाल महाराज के द्वारा काफी अस्पतालों में स्वास्थ्य उपकरण और पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड मशीनें दी गई थी, लेकिन कई अस्पतालों में ये मशीनें 100 पीस बनी हुई हैं। हालात ये है कि अस्पतालों में मामूली दवाई टीके भी मौजूद नहीं हैं। ग्राम प्रधान दीपक पांथरी नौगांव खाल ने बताया कि उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव खाल में विगत दिनों में सतपाल महाराज के द्वारा पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया गया था, लेकिन ये लैब आज भी 100 पीस बनी हुई है, इसमें काम नहीं हो रहा है। यमकेश्वर के बिजनी गांव में स्टोन क्रशर की स्वीकृति गांव के बांदिशों के जी का जंजाल बन गई है। पहाड़ के शांत वादियों में यदि स्टोन क्रशर लगता है तो उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। यही देखते हुए बिजनी गांव और उसके आसपास के कई गांव स्टोन क्रशर लगने का विरोध कर रहे हैं। यह सर कि क्रशर का लोगों का विरोध है। कई बार हमने शासन प्रशासन को पत्राचार किया है। इसके बारे में हमारे प्रधान संगठन ने, माननीय प्रमुख जी ने इसको वो करने के लिए विरोध जताया है। कई बार गए हैं लोग, हमने उसका शासन को अपने माध्यम से पत्राचार किया है, लेकिन प्रशासन की हठमीरता के कारण से आज ये 17 सितंबर को स्वीकृत कर दिया गया है, स्वीकृत हो चुका है यहाँ पर। लेकिन हम लोगों का इसमें विरोध है, समस्त ग्रामवासियों का और अगल बगल जितने भी गाँव हैं जिससे प्रदूषण हो रहा है। इससे प्रदूषण से यहाँ के जनजीवन और पहाड़ की आबोहवा पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा और आने वाले समय में यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ धूल धक्कड़ वगैरह कोई भी और ट्रक वगैरह जाएंगे। अगर कोई बीमार होता है तो 108 कहाँ तक वो रहेंगी। यहाँ पर 108 बुलाते माना, और यहाँ ट्रकों भी फंसा, और यहाँ पर सिंगल रोड है और जबकि यहाँ पर नज़दीक है 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पर इन्होंने वो कर दिया गया है, मंदिर है
50 मीटर की दूरी पे मंदिर है और पटवारी द्वारा ये बताया जा रहा है कि 158 मीटर मंदिर की दूरी है, जबकि इस पुल भी है, नदी भी नज़दीक है, नाले नज़दीक है, यहाँ पर बगल दोनों नाले नज़दीक हैं, यहाँ पर गधेरे के नाले नज़दीक है। ये बंद नहीं होता सर, तो हम अब इसके बाद आज मैंने माननीय प्रधान संगठन को अपना एक लेटर भेजा है, जिसमें अगर हमने 1 महीने का टाइम दिया था, अगर इसके बाद भी वो नहीं होता तो हम तहसील में धरना प्रदर्शन देंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम करेक्शन नहीं लगने देंगे। नेगी है और मैं बिजनी ग्राम सभा में रहती हूँ। यहाँ पे सब विरोध पे ही है जी, ठीक है। कोई चाहता नहीं है कि गांव में प्रदूषण फैले या फिर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। इस प्रेशर के लगने से कई चीज़ों का मतलब नुकसान है लोगों को, किसी चीज़ों मतलब आवाजाही में भी, धूल कण से भी, कई चीज़ों से है, खनन पे भी, और सुरक्षित भी नहीं है कोई चीज़ ना। जनजीवन भी प्रभावित होगा इससे। आने जाने की जो लेडीज हैं स्वच्छंद घूमती है, मतलब कहीं जाए आए, तो वो भी उसमें भी काफ़ी चीज़ों का मतलब नुकसान है इससे। अगर ये प्रेशर नहीं रुका तो लोग धरना प्रदर्शन पे तो लोग आ ही चुके हैं, और सब कुछ मतलब त्याग के, और ना ही उन्होंने किसी इलेक्शन में किसी पार्टी को अपना वो करना है, मतलब अपना सहयोग नहीं देना है उन्होंने, ठीक है। वोटिंग के लिए कोई नहीं जाएगा मतलब, और अपना धरने पे बैठेंगे, आमरण और अनशन पे बैठ जाएंगे। सारी लेडीजें क्या, जेंट्स जितने भी हैं गाँव के सारे लोग, सभी चाहते हैं, मतलब सभी चाहते हैं कि ये हटे यहाँ से, क्योंकि 18 अक्टूबर को हुई बारिश से जहां प्रदेश भर में हालात खराब चल रहे हैं, वहीं थराली विधानसभा में भी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। आपदा के 72 घंटे बाद भी ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग थराली से हरमनी के बीच बाधित चल रहा है। वहीं थराली से ग्वालदम के बीच बुधवार देर रात करीब 10 बजे बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग को खुलवाया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने से गुस्साए यात्रियों ने प्रशासन की सुस्ती पर रोष जताते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही थराली से पूर्व विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने सरकार और प्रशासन पर सवालिया निशान दागे हैं। परसों शाम से फंसे हैं 4-5 बजे से, और सुबह से 11 बजे से यहाँ ही खड़े हैं जहाँ जेल चल रही है, लेकिन कोई भी प्रशासन नहीं आया है। किसी तरह की भी किसी यात्री से ये नहीं पूछा जा रहा भाई कितनी परेशानी तुम्हें हो रही है, नहीं हो रही है, कोई बीमार है, ऐसा भी पेशेंट उधर से भी बेचारों ने पार करा के गाड़ी में भेजे हैं, लेकिन कोई नहीं है। मेरे बाद डीएम ने कहा कि एडीएम लाइन पे हैं, उसी रोड पे हैं, एडीएम से बात करो। एडीएम से मेरी बात हुई, एडीएम को मैंने सजेस्ट किया कि आप पीडब्ल्यूडी की मशीन यहाँ पर है, पीडब्ल्यूडी की मशीन को आप लगवा दीजिए इस पर बीआरओ, क्योंकि बीआरओ की मशीन नहीं आ पा रही है। हरमनी में रोड धंसी हुई है, और यहाँ पर जो है सिमल शहर में हो गया तमाम, वहाँ पर कैजुअलिटी हो गई है। जो डूंगरी के अंतर्गत लोगों के मकान खतरे की जद में है, सिमल शहर में मकान टूट चुके हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो है अव्यवस्थित करके शासन प्रशासन का कोई इसमें ढंगा नहीं। कम से कम मुख्य रोड तो खोल देनी चाहिए थी। ये 20 मीटर का स्लाइड्स है, और इस स्लाइड्स में पूरा दिन आज हो गया है, आज तक एक जेसीबी उस पर काम मलबा हटाना का काम नहीं कर पा रही है। तो कोई बड़ी टेक्निकल नहीं थी, और लोग अब परेशान हैं। अब जानिए लोगों से ये लोग कहाँ से आए हैं। विकासखंड मुंसियारी में हरकोट चौना मोटर पुल पिछले 2 साल से लटका पड़ा हुआ है। विभाग इस और ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि संपूर्ण हरकोट से लेकर गांधीनगर ढूनमामी अंतिम क्षेत्र तक जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग है। विभाग की अनदेखी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण गोरीवार के क्षेत्र वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विगत 2 साल से हरकोट मोटर पुल जस का तस स्थिति में है। विगत आपदा काल में गोरीवार संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र वासियों ने तहसील का घेराव कर शासन प्रशासन को जगाने का काम किया था। प्रशासन की सख्ती के कारण पीएमजीएसवाई के अधिकारियों द्वारा अक्टूबर माह तक पुल का काम पूर्ण करने का दावा किया गया, लेकिन इस दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। पुल में कार्य तो चालू किया गया, लेकिन नाम मात्र के 4 श्रमिक लगाकर दिखावा किया जा रहा है। इससे पहले भी विभाग द्वारा दावे किए जाते रहे हैं, जिस कारण क्षेत्रवासी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर माह आधे से ज्यादा होने को है और पुल का 20% काम भी मुश्किल से नहीं हो पाया है, जिस कारण क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। यदि जल्द ही विभाग और शासन प्रशासन ने पुल के काम में तेजी लाकर समय पर अपना कार्य नहीं किया तो क्षेत्रवासी आंदोलन को बाध्य होंगे और जिलाधिकारी से जांच की मांग के लिए प्रयास किया जाएगा। सदाशिव रामलीला कमेटी की ओर से गुरुवार से कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए रामलीला कमेटी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप लूथरा ने बताया कि कोविड के कारण पिछले 2 सालों से रामलीला का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस बार कोरोना के नियमों का पालन करते हुए रामलीला का भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए पूरी रामलीला कमेटी अपनी अपनी तैयारियों पर लगी है।
नीला कमेटी कर्णप्रयाग द्वारा जो पिछले लगभग 45 वर्षों से यहाँ नीला करते आए हैं, तो इस वर्ष भी हम लोगों ने निश्चय किया है कि आज से 21 अक्टूबर से यहाँ नीला का अभिनय मंचन होगा। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से जो मंचन नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल भगवान राम की कृपा से सब आनंद है, तो हम लोगों ने मंचन का निर्णय किया है जो आज से होगा। मार्ग टूटने के चलते दिनेशपुर से रुद्रपुर के लिए आगमन बंद हो गया है। युद्ध स्तर पर शासन प्रशासन के द्वारा मार्ग सुचारू करने के लिए कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिनेशपुर मठकोटा मार्ग और दिनेशपुर जाफरपुर मार्ग दोनों मार्ग दिनेशपुर होकर रुद्रपुर मुख्यालय को जाती है, जो कि 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको कल युद्ध स्तर पर शासन और प्रशासन के द्वारा मार्गों को सुचारू करने के लिए कार्य किया जा रहा था। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि मूसलाधार बारिश के चलते दोनों मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, जिसको सुचारू रूप से शुरू करने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बुलाया गया। इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार ने कहा है कि 35 वर्ष के बाद मूसलाधार बारिश इस वर्ष हुई है, जिसके चलते क्षेत्र के कई घर बेघर हो चुके हैं। उसकी खाने पीने की व्यवस्था नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा की जा रही है। थराली कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार भूस्खलन होने से और बीआरओ के द्वारा ब्लास्टिंग करने की बात कहे जाने सीमल सेन के ग्रामीण रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बीआरओ और प्रशासन के द्वारा उन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि लगातार गांव के नीचे भूस्खलन होने से गांव पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बीआरओ ब्लास्टिंग करने की बात बार बार कह रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि बिना ब्लास्टिंग के यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग खुल सकता है, लेकिन बीआरओ के आला अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह जबरन ब्लास्टिंग की परमिशन प्रशासन से मांग रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर गांव के नीचे ब्लास्टिंग हुई तो वह शासन प्रशासन का घेराव करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना में मृतक किसानों की अस्थि कलश यात्रा उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड पहुंची है। यह अस्थि कलश यात्रा यूपी उत्तराखंड के खानपुर बॉर्डर से प्रहलादपुर, गोवर्धनपुर, शेखपुरी गांव होते हुए लक्सर पहुंची। यहां पर क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों द्वारा अस्थि कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई और मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। यह अस्थि कलश यात्रा लक्सर के बाद बसेड़ी, एथल, सुभाषगढ़ गाँव होते हुए दिनारपुर गाँव में रात्रि विश्राम करेगी। उसके बाद 23 तारीख को यह यात्रा वीआईपी घाट हरिद्वार पहुंचेगी, जहां पर इन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश अब कहर बनकर बरस रही है। वहीं अल्मोड़ा जनपद में बारिश के जगह जगह भूस्खलन होने से कई मार्ग बंद है। वहीं बारिश से सल्ट विधानसभा के 3 मोटर मार्ग बंद है। फिलहाल मोहान रानीखेत मोटर मार्ग चरी क्यारी के पास मलवा आने से मार्ग बंद है। फिलहाल मार्ग को डाइवर्जन किया गया है। मोहान, चिमटा, हरडा होते हुए रानीखेत आवागमन जारी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि 3 मार्ग बंद है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मोहान से चौरी घट्टी होते हुए रानीखेत वाला मार्ग बंद है। उस मार्ग में जेसीबी लगाई हुई है। इसके अलावा पेसिया पिपना मार्ग, झीपा टनोला, हिनोला, कानेल पाटी मार्ग बंद है। मार्ग को जल्द खोला जाएगा। मार्ग तो हमने खोल दिए हैं, लेकिन अभी जो है मोहान से चौड़ी घट्टी होते हुए जो है रानीखेत वाला मार्ग अभी बंद है, उसमें जेसीबी चल रही है। उसके अलावा पैसिया पीपना मार्ग अभी बंद है हमारा, और एक झीपा टनला जामीन खेत मार्ग बंद है। बाकी मार्ग लगभग हमने खोल दिए हैं, उन पर ट्रैफिक चालू है। पहले तो बता दूँ, ये नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है। ये मार्ग आज शाम तक खुल जाएगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा मलबा आया था, कल से मशीन लगातार चल रही है। आज शाम तक इसे पूरी उम्मीद है खोल दिया जाएगा। और उसके अलावा हमारे सल्ट क्षेत्र में कुल मिला के 3 जेसीबी इस समय काम कर रही हैं। जनपद नैनीताल में विगत दिनों भारी वर्षा के दौरान रामगढ़ तल्ला, बोहराकोट, तल्ला बाजार तोक पे नाले के उफान आने से दुकानों और घरों में मलबा घुस गया था। घरों की दीवारों में दरारें आ गई थी और तल्ला रामगढ़ सड़क बह गई थी, जिसका मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोनीवी को निर्देश दिए कि तुरंत नाले का जेसीबी द्वारा भरान कर यातायात सुचारू करें। साथ ही उन्होंने पेयजल लाइन मरम्मत कर सुचारू व्यवस्था कराने के निर्देश मौके पर दिए। 3 दिनों की झमाझम बारिश के चलते कर्णप्रयाग विकास खंड के ढार डुगरी मोखुरा मोटर मार्ग और जयकर्णी मोखुरा मोटर मार्ग 3 जगह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सड़क खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को ज्ञापन देकर जल्द मोटर मार्ग को खोलने की मांग की है।
बीते दिन पूरे प्रदेश के साथ ही विकासखंड मुनस्यारी में भी हुई आफत की बारिश के बाद कल मुनस्यारी का मौसम एकदम सुहाना और साफ देखने को मिला। मुनस्यारी में सुबह से धूप खिली रही। वहीं मुनस्यारी के उच्च हिमालय क्षेत्र पंचाचूली पर्वत श्रृंखला में हुई बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। वहीं लगातार 2 दिन हुई जबरदस्त बारिश से विकासखंड मुनस्यारी में ठंड बढ़ने लगी है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।